हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने हक्कल मेथड स्टार्ट किया है और उसके एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट किए थे। बाय मेथड से भी किए हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी किए हैं, ठीक है, और दोनों आने चाहिए। और आज हम करेंगे हक्कल मेथड के ही वेव जो एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब दो एनर्जी लेवल है तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन अलग अलग होगा। तो उस वेव फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले तो हम पूरा मेथड देखेंगे, बाद में हम उसका शॉर्टकट भी देखेंगे, ठीक है। और लेकिन शॉर्टकट ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ शॉर्टकट देख लो, उस शॉर्टकट के लिए भी हमें मेथड आना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार पूरा मेथड देखिए फिर शॉर्टकट देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वेव फंक्शन बाय हक्कल मेथड। देखो, जो हमने पहले भी पिछले लेक्चर में देखा था कि जो वेव फंक्शन होता है वो किससे, मतलब हम इसको यूं लिख सकते हैं, साई इज इक्वल्स टू C1 φ1 प्लस C2 φ2। और इसमें ये जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं लीनियर कम्युनिकेशन में, वो pz वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है। और जो ये फंक्शन है ये कंसीडर करके चला है हक्कल की जो एटॉमिक, देखो ये तो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का, मतलब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो है, ये मान के चला है कि वो है ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, मतलब ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज्ड भी है। तो मतलब एज ईच सेट ऑफ atomic orbitals are orthonormal, ठीक है। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि C1, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है, ये दोनों वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड भी ऑर्थोगोनल भी है। तो अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट वेव फंक्शन है इसका कंट्रीब्यूशन C1 और इसका C2। तो अगर ये नॉर्मलाइज्ड है ये फंक्शन, तो C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड तभी होता है जब टोटल कंट्रीब्यूशन 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है हर एनर्जी लेवल का अलग अलग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो, टू डिटरमाइन द वेव फंक्शन फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशंस C1 एंड C2, ठीक है। टू डिटरमाइन द वेव फंक्शंस कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी लेवल we have to determine contribution C1 and C2, ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, हम जैसे दो वाला सिस्टम लेके चले हैं, यानी कि इथाइलिन वाला, तो उसके लिए हमने मैट्रिक्स बनाया था H11 माइनस, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो आ गया होगा H11 माइनस ES11, 2 into 2 का मैट्रिक्स बनेगा 21 माइनस ES21 H22 माइनस ES22 इक्वल टू 0। इस पे C1 था और C2 था। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वही अल्फा माइनस E, क्योंकि H11 क्या था, अल्फा था। पिछला लेक्चर पक्का देख लेना, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। अल्फा माइनस E, इसको बीटा, इसको बीटा अल्फा माइनस E इक्वल टू 0। फिर हमने इसको क्या किया था, x लिखा था, ठीक है। अल्फा पहले बीटा से डिवाइड करेंगे फिर x लिखेंगे, तो डिवाइड बाय बीटा, वही प्रोसीजर दोबारा चल रहा है। 1 अल्फा माइनस E बाय बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, अल्फा माइनस E बाय बीटा को x माना, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, x
1 x इक्वल टू 0, c1 c2। देखो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है c1 स्क्वायर, अगर ये सेट ये वेव फंक्शन जो एटॉमिक ऑर्बिटल के है वो तो ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, और जो साई है फंक्शन वो नॉर्मलाइज्ड है। ऑर्थोनॉर्मल देखो वे अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो हमने ये लिख दिया कि c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर 1 होगा, और अगर ये वेव फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल है मतलब देखो अगर हम क्या करें phi1 को phi1 के साथ लें d2 तो क्या आना चाहिए 1, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है, पता होना चाहिए नॉर्मलाइज्ड, हम बहुत सारे पहले लेक्चर में कर चुके हैं हमने, ठीक है। फिर इसको हम क्या बोलते थे S11। फिर अगर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, ये वाला इसके साथ ऑर्थोगोनल है मतलब 0 आना चाहिए, phi1 का phi2 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ऐसे ही phi2 का phi1 के साथ करेंगे तो भी 0, और phi2 का phi2 के साथ करेंगे तो 1, क्योंकि नॉर्मल है, दूसरों के साथ ऑर्थोगोनल होता है और खुद के साथ नॉर्मलाइज। तो ये S11 है, ये S12, S21, S22, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जो इसने assumptions मानी है। अब हम ये कर रहे थे मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुके हैं, इसको हम क्यों लिख सकते हैं, देखो c1x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली कि हमने नॉर्मलाइज लेके चले हैं वेव फंक्शन, ठीक है, तो हमने यूं लिख दिया c1, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है, इसको इससे करेंगे c1 प्लस c2x इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। अब देखो हम इथाइलिन के लिए कर रहे हैं, तो इथाइलिन के लिए हमने एनर्जी लेवल्स देखे थे, 2 आए थे, कौन कौन से थे वो, दो एनर्जी लेवल्स आए थे हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। एक्स की भी 2 वैल्यूज आई थी, एक तो एक्स की वैल्यू -1 आई थी और एक एक्स की वैल्यू +1 आई थी थायराइड के लिए, ठीक है, वही पुट करेंगे यहाँ पे। तो जो -1 पुट कर, देखो एक्स की वैल्यू -1 पुट करो पहले सेकंड एंड थर्ड में, ठीक है, पुट, क्योंकि हमें जो वेव फंक्शन निकाल रहे हैं हम पहले इसके लिए निकाल रहे हैं। तो टू कैलकुलेट द वेव फंक्शन फॉर एनर्जी लेवल अल्फा प्लस बीटा पुट x इक्वल टू -1 इन सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें पुट करेंगे -c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया c1 इक्वल टू c2, ठीक है। अब हम पुट यही वाली वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट में, तो पुट इन 1, तो हमारे पास c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर 1 है, तो c1 की जगह c2 भी लिख सकते हैं, 2c2 स्क्वायर इक्वल टू 1, c2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, c2 इक्वल टू √1/2। ऐसे ही c1 भी इक्वल है c1 c2, तो c1 भी क्या आ जाएगा √1/2। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या आया, देखो वेव फंक्शन को हम यूं लिख सकते हैं c1 phi1। तो फर्स्ट जो वेव फंक्शन है फॉर द एनर्जी लेवल अल्फा प्लस बीटा, उस c1 phi1 प्लस c2 phi2, c1 की वैल्यू हमारे पास 1/2 √phi1 प्लस √1/2 phi2, ये वेव फंक्शन हमारे पास आ चुका है फर्स्ट। और ये कौन से वाला है, बॉन्डिंग वाला, मतलब ऐसे बनेगा, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे ऐसे बना दो या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के लिए आया, ऐसे ही हम सेम करेंगे फॉर द अल्फा माइनस बीटा के लिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, बट यहाँ पे ये x की वैल्यू +1 रखने से आया था, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू +1 रख के सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको, एक बार ये नोट कर लो। अब हम देखते हैं फॉर द वेव अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास ये इक्वेशंस आ चुकी हैं 3। तो वेव फंक्शन फॉर द अल्फा माइनस बीटा मतलब साइड 2 निकालना है हम,
तो वही होगा, इसके लिए भी C1 डैश phi1 प्लस C2 डैश phi2। यहाँ C1 की जगह C1 डैश हो जाएंगे, बस वही सेम है। x की जगह +1 पुट करो इन सेकेंड एंड थर्ड, तो इसमें पुट करेंगे C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू माइनस C2, ये आ गया। अब पुट करते हैं इन द फर्स्ट, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1, C1 की जगह माइनस C2, तो प्लस ही हो जाएगा ये, तो प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1, प्लस ही हो जाएगा। C1 की जगह प्लस ही हो जाएगा, तो 2C2 स्क्वायर इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू अंडर द रूट 1/2। अब C2 1/2 आए, तो C1 क्या आएगा, माइनस अंडर द रूट 1/2। ठीक है, सही करा है ना हमने। C1 इक्वल टू माइनस C2, ठीक है, C1 की जगह हमने पुट कर दिया माइनस C2 का स्क्वायर, ठीक है, C2 स्क्वायर, ठीक है। C1 इक्वल टू माइनस, बस यहाँ पे पुट कर दो, तो साई क्या आ गया, माइनस 1/2 phi1, ठीक है, प्लस अंडर द रूट 1/2 phi2, ठीक है। और ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग वाला, अगर ये प्लस है ऊपर तो ये माइनस होगा बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एंटी बॉन्डिंग का वेव फंक्शन, यानी कि साई2 के लिए। तो ऐसे निकाल, तो देखो हमारे पास इथाइलिन के लिए 2 एनर्जी लेवल आए हैं, 2 वेव फंक्शंस आए हैं। तो एनर्जी लेवल कौन कौन से आए थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और इसके लिए एनर्जी लेवल अंडर द रूट 1/2 phi1 प्लस अंडर द रूट 1/2 phi2, और इसके लिए माइनस 1/2, ठीक है, phi1 प्लस 1/2 phi2। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्रैम करने तो क्रैम कर लो, पहले तो निकाल के देखने पड़ेंगे, होते नहीं है इतने सारे नॉन, ठीक है। तो एक बार इसको 1-2 बार अच्छे से खुद से लिख के देखो, फिर हम देखते हैं फॉर द एलाइल सिस्टम वेव फंक्शन, ठीक है। जो हमने एनर्जी लेवल्स 2 इथाइलिन के लिए निकाले थे, एक तो अंडर द रूट phi1 प्लस 1/2 phi2, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए हमने ये वेव फंक्शन निकाला है माइनस phi1 प्लस 1/2 phi2, ठीक है। तो जो हमने ये वेव फंक्शन निकाले, ये है क्या, देखो हमने ये लिखा था कि साई इज इक्वल्स टू C1, साई फर्स्ट के लिए निकाले तो 11 phi1 प्लस 12 phi2, ऐसे ही साई 2 के लिए C21 phi1 प्लस C22 phi2। तो जो ये कोफिशिएंट आए हैं, फर्स्ट वाले के लिए C11 है, ये C12 है, और ये C21 और ये C22 कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये यही वाले वेव फंक्शंस हैं, मतलब सेकंड का है लेकिन फर्स्ट पे इफेक्ट देख रहा है, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वेव फंक्शन फॉर एलाइल सिस्टम। इसमें 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, वही हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, इसमें सबको ऑर्थो नॉर्मल मान के चले हैं हक्कल, ठीक है। तो 3x3 का मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख देंगे। अब वही है साई इज इक्वल्स टू C1 phi1 प्लस C2 phi2 प्लस C3 phi3, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम वो नहीं लिखेंगे अल्फा माइनस ई पाई बीटा, वो अब आपका आ गया होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं x 1 0, जो नेबर वाला है 1 होगा और अगला वाला 0। अब 2 के लिए यहाँ पे x, ये दोनों नेबर में है, 3 के लिए x, ये नेबर पे ये 0, ठीक है। ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स, और ये C1 C2 C3 है। देखो एलाइल के लिए हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स आए थे, कौन कौन से थे वो, अल्फा प्लस √2 बीटा, अल्फा कल वाले लेक्चर में हमने निकाले थे, अल्फा प्लस √2 बीटा, अल्फा और अल्फा माइनस √2 बीटा। इसमें x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस √2, इसमें x की वैल्यू 0, इसमें x की वैल्यू प्लस √2। यही पुट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए निकालते हैं, अल्फा प्लस √2 बीटा के लिए वेव फंक्शन, तो x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस √2। पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं, इससे 3 इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी,
c1x प्लस c2, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, c1 प्लस c2x प्लस c3 इक्वल टू 0, फिर 0 c2 प्लस c3x इक्वल टू 0, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और एक और इक्वेशन आएगी कि ये वेव फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल है, नॉर्मलाइज्ड है, तो इनका जो स्क्वायर होगा लीनियर, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वाले में करा था, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो कब होता है, जब उनके जो कंट्रीब्यूशन का स्क्वायर है और उनका एडिशन है अगर वो 1 के बराबर आ जाए, तो ये नॉर्मलाइज्ड कब होगा, जब c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू, इसके लिए निकाल रहे हैं तो -√2, इसमें पुट करेंगे -√2, तो c1 -√2 प्लस c2 इक्वल टू 0, तो c2 कितना आ गया, √2 c1। ऐसे इसमें पुट करते हैं थर्ड वाले में, तो c2 प्लस c3 -√2 इक्वल टू 0, तो c2 इक्वल टू √2 c3। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चला, c1 इक्वल टू c3। अब पुट करेंगे इन द फोर्थ इक्वेशन, तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, सबको c1 की टर्म्स में कर ले अगर हम, तो ये तो c1 स्क्वायर हो जाएगा, c2 को हम लिख सकते हैं √2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c3 और c1 तो इक्वल ही है, इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 4c1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो c1 इक्वल टू 1/2, ये c1 आया। ऐसे c2 कितना होगा, √2 c1 है, तो c2 इक्वल टू √2 इंटू 1/2, दैट इज 1/√2। ऐसे ही c3 और c1 तो इक्वल ही है, तो c3 हो गया 1/2। तो हमारे पास इस एनर्जी लेवल के लिए जो वेव फंक्शन आया वो c1, देखो हम यूं लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले के लिए c11 phi1 प्लस c12 phi2 प्लस c13 phi3। ठीक है, c11 मतलब वो फर्स्ट वाला 1/2 phi1, 2 वाला कितना आया √1/2 phi2 प्लस 1/2 phi3। तो ये वेव फंक्शन है हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल x इक्वल टू -√2 के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम x इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे, तो आप निकाल के देखिए x इक्वल टू 0 के लिए, सेकेंड वेव फंक्शन के लिए हम एनर्जी लेवल निकालते हैं, वेव फंक्शन निकालते हैं, तो x इक्वल टू 0 पुट करें तो c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही, इसमें पुट करेंगे x 0, तो c1 प्लस c3 0, यानी कि c1 इक्वल टू -c3, इसमें पुट करेंगे तो c2 इक्वल टू x 0 है तो c2 0, कोई एक तो ये आया तो ये आया, तो इसमें पुट करेंगे, देखो c1 इक्वल टू -c3 है, तो -c3 का होल स्क्वायर, c2 तो 0 ही हो गया और c3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया 2c3 स्क्वायर इक्वल टू 1, c3 इक्वल टू √1/2, c2 तो 0 ही है और c1 कितना है -c3 यानी कि -1/2। तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या आएगा, c1 पुट करो -1/2 phi1 प्लस c2 तो 0 ही है, मतलब phi2 तो आएगा ही नहीं, मतलब सेकेंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, और 1/2 phi3। ठीक है, इस वेव फंक्शन में सेकेंड वाले में सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 0 है। ठीक है, मतलब इसमें एक नोड आएगी। ठीक है, तो ये है for the x इक्वल टू 0, आपको ये निकालना है, मैंने निकाल दी for the x इक्वल टू +√2 इस वाले वेव फंक्शन के लिए। आई होप आप सबका आ गया होगा वेव फंक्शन। थर्ड वाले सिस्टम के लिए मैं बता देती हूँ कैसे करना है। देखो हमारे पास एलाइज सिस्टम है, पूरा देख लेते हैं। 3 एनर्जी लेवल्स आए थे, अल्फा प्लस √2 बीटा, अल्फा और अल्फा माइनस √2 बीटा। ठीक है, तो और इसके लिए जो वेव फंक्शन है वो हमने अभी निकाला है, वो क्या आएगा, साइन 1 1/√2
2 phi1 प्लस 1/√2 phi2 प्लस 1/2 phi3, ठीक है। और इसके लिए जो वेव फंक्शन आया है psi2, ये phi एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जो phi2 आया है हमारे पास, इसमें c2 का तो कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, तो √1/2 phi1 माइनस √1/2 phi3। और psi3 क्या आएगा, तो ये आएगा 1/2 phi1 माइनस √1/2 phi2 प्लस 1/2 phi3, ठीक है। और इसके कैसे बनेंगे मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो इसमें पॉजिटिव 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 है तीनों, प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। नोट नहीं है इसमें। ये वाला देखें अगर हम, इसमें ये सेकंड का तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये तो है ही नहीं। और दोनों, एक पॉजिटिव है एक माइनस वाला है, माइनस प्लस, ठीक है। और psi3 वाले के लिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये हमारे पास आ चुके हैं। और इनको हम यूं भी लिख सकते हैं, देखो psi, अगर हमने फर्स्ट वाली लिखनी है तो C11 phi1 प्लस C12 phi2 प्लस C13 phi3, ठीक है। और मतलब ओवरऑल लिखे psi इज इक्वल्स टू समीशन, psi I इज इक्वल्स टू समीशन R इज, एक मिनट, CIR phi R, R12, इस केस में तो 3 तक होगा। देखो psi1 लिखना है तो psi I 1 1 1 1 1 2 2, मतलब ये R वाला इधर यूज हुआ है, R की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही psi2 लिखना है तो 21 22 23 phi3। ऐसे ही psi3 लिखना है तो 31 32 और phi 33 phi3, ठीक है। ये है हमारे पास Li। अब सबके लिए निकाल सकते हो आप इस मेथड से, ठीक है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट, मतलब ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है C1 C2 C3, इतना लंबा प्रोसीजर करने की बजाय हम डायरेक्ट शॉर्टकट से ही निकाल लें, ठीक है। तो वो अब डायरेक्ट वाला देखने, एक बार ये नोट कर लो। अब हम देखते हैं कि उन कोफिशिएंट को हम डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ वेव फंक्शन डायरेक्टली। जैसे हमने एनर्जी लेवल डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाले थे, ऐसे ही तो हमें कोफिशिएंट निकालना है, जैसे CS, तो इसका फॉर्मूला है sin पाई KS अपॉन n+1। CS तो कोफिशिएंट है, अब ये S क्या है, तो S है कोफिशिएंट फॉर पर्टिकुलर कार्बन एटम। मतलब ये है कि अगर हमें C1 निकालना है तो S1 होगा, ठीक है। C2 निकालना है तो S2 होगा, C3 निकालना है तो S3 होगा। मतलब पर्टिकुलर कार्बन के लिए ऐसे चलता रहेगा S। यहाँ पे K क्या है, देखो N क्या है, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, और K क्या होता है, देखो अगर हमें फर्स्ट वेव ये कॉरेस्पॉन्ड, ये तो CS के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये है इस बार वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर हमें psi1 निकालना है तो K1 होगा, psi2 निकालना है तो K2 होगा, psi3 निकालना है तो K3 होगा। इसमें वहां पे तो अपोजिट था एनर्जी लेवल में, यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, मतलब हम इथाइलिन के लिए ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो इथाइलिन के फर्स्ट वेव फंक्शन अगर हम निकाल लें, मतलब इफ फाइंड
फर्स्ट वेव फंक्शन मतलब फर्स्ट एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं तो ठीक है, फर्स्ट मतलब साइन 1 निकाल रहे हैं तो k की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 1 लेनी है। ठीक है, साइन 1 निकाल रहे हैं k की वैल्यू 1। और देखो फर्स्ट मतलब C1 कंट्रीब्यूशन C1 भी होगा इसमें, C2 भी होगा, क्योंकि साइन 1 को कैसे लिख सकते हैं C1 phi1 प्लस C2 phi2। अगर हम ऐसे लिखे वैसे तो 11 और 12 लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें C1 भी होगा C2 भी होगा। और यहाँ पे साइन पाई k की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि वेव फंक्शन तो फर्स्ट ही है ना, तो k1 और C1 के लिए s की वैल्यू 1 बाय n कितना है, नंबर ऑफ कार्बन 2 प्लस 1 3। C2 निकाले तो साइन पाई k की वैल्यू यहाँ पे भी 1 रहेगी क्योंकि वेव फंक्शन तो फर्स्ट ही है, बस s चेंज हो जाएगा इस बार 2/3। तो साइन पाई बाय 3 कितना होता है √3/2 और 2π/3 भी √3/2। ठीक है, तो ये C1 आ गया, C2 आ गया। यहाँ पे रखे हैं अगर हम साइन1 इक्वल टू √3/2 phi1 प्लस √3/2 phi2। देखो हम कह रहे थे कि जो वेव फंक्शन है तो ने ऑर्थो नॉर्मल माना है, नॉर्मलाइज्ड है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो मतलब इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, देखो कितना आता है 1 आता है 3/4 प्लस 3/4 यानी कि 6/4 मतलब 3/2 डज नॉट इक्वल टू 1 तो आया ही नहीं, फिर ये इसका मतलब नॉर्मलाइज नहीं है। तो इस मेथड का ये है कि ना इस मेथड से जो कंट्रीब्यूशंस आएंगे वो नॉर्मलाइज्ड वाले नहीं आएंगे, तो हमें उसे नॉर्मलाइज्ड बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड, तो नॉर्मलाइज्ड का मैंने पता नहीं 3rd या 4th लेक्चर में बता रखा है नॉर्मलाइज्ड वाला। आप देखना कि कभी भी नॉर्मलाइज्ड बनाना है तो ऐसे करके देख लो, और जो आएगा ना उसका अपोजिट करके मतलब रेसिप्रोकल करके उस पर रूट लगा दो, वही होता है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो देखो डायरेक्ट हो जाएगा, हमारे पास 3/2 आया। ठीक है, इसका उल्टा करो 2/3 और इस पूरे पे रूट लगा दो। ठीक है, और उससे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। फंक्शन क्या है अपने पास √3/2 phi1, इसके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 √3/2 phi2। ये अपने पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ चुका है। √3 से √3 कैंसिल तो 1/√2 phi1 और यहाँ पे भी कैंसिल तो 1/√2 phi2। ये है हमारे पास एक्चुअल वेव फंक्शन फॉर द फर्स्ट एनर्जी लेवल। आप ऐसे सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस वहां पे k की वैल्यू 2 हो जाएगी और s 1 2 3 चलते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर द एलाइन सिस्टम। अब हम देखते हैं फॉर द एलाइन सिस्टम। एलाइन का तुम कौन सा भी निकाल सकते हो, 3 होते हैं ना वेव फंक्शन, तो हम कोई सा भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे साइड 2 निकालते हैं, ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। साइड 2 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था CS = sin πKS/n+1। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एलाइन के लिए 3 होते हैं तो यहाँ पे n+1 4 हो जाएगा। तो साइड 2 मतलब k की साइड 2 निकाल लो तो k की वैल्यू 2 होएगी, तो C1 निकाले sin पाई k की वैल्यू तो 2 है ही, और s C1 के लिए s कितना होगा 1/n+1 यानी कि 4, तो 1/2 यानी कि sin π/2 1 होता है। ठीक है, ऐसे C2 निकाले तो sin 2π, क्योंकि k की वैल्यू तो 2 ही है, k की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि साइन 2 के लिए निकाल s चेंज हो जाएगा 2 ही हो जाएगा /4 और sin पाई 0। ठीक है, अब C3 निकालें तो sin 2 तो सेम रहेगा, k की वैल्यू s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 तो 2 6 ये होता है -1। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आया, साइड 2 निकाला है तो फर्स्ट 1 phi1 C2 आया ही नहीं,
C3 कितना आया -153, ठीक है। अब इसको देखो नॉर्मलाइज नहीं है ये, मतलब इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर कितना आया 1 + 1 यानी कि 2, तो 1 नहीं आया तो हमें इसे नॉर्मलाइज बनाना है, तो जो आया है उसका रेसिप्रोकल करो और उस पे रूट कर दो और इसके आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास Li के लिए, हमने निकाला भी था, यही आया था वेव फंक्शन सेकंड एनर्जी लेवल के लिए। आप सबके लिए निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। आज हमने वेव फंक्शंस कर लिए, एनर्जी लेवल पिछले लेक्चर में करे थे, और इसके जो क्वेश्चंस है ना इसके, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चार्ज डेंसिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर बाय हक्कल मेथड ही करेंगे, और उसी के साथ ही हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।